गर्भवती पति। सिद्धांत औरतों को सिर्फ घर के काम और बच्चे पैदा करने की मशीन मात्र ही समझता था। एक बार रिद्धि कहती है, देखिए जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं आज खाना नहीं बना पाऊंगी। अरे करना ही क्या पड़ता है तुम्हें काम जो नहीं कर पाओगी? एक बेबी ही तो होने वाला है तुमको। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं कि बेबी होने वाला है, पर मैं किस स्थिति से गुजर रही हूँ आप जानते हैं। अरे यार, पूरी दुनिया हर एक कंट्री में बच्चा पैदा होता है, लेकिन ऐसा तमाशा तो कोई औरत नहीं करती जैसा तुम करती हो। रिद्धि करती भी तो क्या, पति को कैसे समझाए कि हर औरत की जिंदगी में ये दौर उसके पति से ज्यादा प्यार, ज्यादा अपनेपन की मांग करता है। अगली सुबह, अरे रिद्धि, खाना तैयार हो गया क्या? एक काम करना, गर्म पानी की बाल्टी मेरे वॉशरूम में रख देना। कैसी बात कर रहे हो? डॉक्टर ने मुझे मना किया है ना भारी चीजें उठाने के लिए। अरे ये सारी बातें डॉक्टर ऐसे ही पैसा कमाने के लिए करते हैं। मेरी माँ तो पूरे खेत की जुताई करती थी जब मैं होने वाला था। अब देखो कितना मजबूत पैदा हुआ हूँ मैं। रिद्धि को अब इन बातों की आदत हो जाती है और वो पति के कहने पर बाल्टी उठा तो लेती है, लेकिन दोपहर तक। माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बेटा, कोई भारी चीज तो नहीं उठाई थी ना? हाँ माँ, मैंने गर्म पानी की बाल्टी उठाई थी। माँ को रिद्धि की इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो उसको बहुत सुनाती है। अरे बेटा, इतनी अकल तो जानवर को भी होती है कि गर्भावस्था के बीच क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन रिद्धि कहती भी तो क्या। शाम को जब सिद्धांत घर आता है तो वो उसे लेकर डॉक्टर के पास जाता है। आज की रात आप लोगों को यहीं अस्पताल में रुकना पड़ेगा, सुबह तक ही अब हम लोग कंडीशन ठीक कर पाएंगे। बस फिर क्या था, रात के अस्पताल में सिद्धांत सो तो जाता है, लेकिन पूरी तरह नहीं, सपने में। अरे डॉक्टर साहब, आपने मुझे अस्पताल में क्यों रोका आज? तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें बच्चा होने वाला है, लेकिन आज तुम्हारे पेट में दर्द है ना, इसलिए। सिद्धांत को सोते सोते ही फील होता है कि उसके अंदर कोई अंश है जो जी रहा है। अरे ये पेट में गुदगुदी क्यों लग रही है? तभी वहां रिद्धि आ जाती है। अरे यार, क्या सारा दिन ही करते रहते हो? ऑफिस जाओ, काम करो। अरे यार, मैं बस में सफर नहीं कर सकता। झटके लगते हैं तो डर लगता है कि कहीं बच्चा। बच्चा? क्या बच्चा? अरे जब मैं मेरी माँ के पेट में थी ना, तब वो ऊंची ऊंची पहाड़ी में पानी भर कर ले जाती थी। देखो कितनी स्ट्रांग हूँ मैं आज। पति को रिद्धि की बात पर गुस्सा आता है और वो सीधा अपने पिता को फोन करता है। देखिए ना पिताजी, एक तो पेट में बच्चा, ऊपर से बीवी कोई कहर ही नहीं करती, ना ही ख्याल रखती है, ऊपर से ज्यादा काम बता देती है। अरे बेटा, इन महिलाओं को बच्चा पैदा करना पड़े ना, तब पता चले कि कैसे खुद के अंदर एक जीव को पालना मुश्किल होता है। अगर अपने बाप से फुर्सत मिल गई हो तो ऊपर छत पर मेरे कपड़े सूख रहे हैं, ले आइए। सिद्धांत सीढ़ियां चढ़कर छत पर जाता है और हाँफने लगता है। हे भगवान, लग रहा है कि बच्चा अभी हो जाएगा। रिद्धि, ओ रिद्धि! क्या हो गया? छत पर अमेरिका का प्लेन देख लिया क्या जो एक्साइटेड होकर चिल्ला रहे हो? रिद्धि, मुझे दर्द हो रहा है पेट में, मुझे सीढ़ियां चढ़ने को मत बोला करो। अरे यार, नाटक शुरू इनका, जब देखो तब बहाना। बच्चा ही तो होने वाला है, कौन सा संसद से देश का बजट पेश करने वाले हो जो इतना घबरा रहे हो? अरे यार, कौन समझाए तुमको, मुझे घर जाना है। अब नीचे भी आ जाओ या ऊपर से कूदकर घर चले जाओगे? सुनो, आज शाम को जल्दी से आ जाना, मुझे ना गोलगप्पे खाने का मन है। एक तो पता नहीं तुमने जॉब क्यों छोड़ दी। अरे दुनिया जॉब भी करती है, घर का काम भी करती है और बच्चे भी पैदा करती है, लेकिन तुम खैर, अब तो पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर है, तो कैसे जल्दी आऊं? अरे यार, कैसे जॉब करता, सारा दिन तो नींद आती रहती है, मछली लगती है और उल्टी। छी छी छी, फालतू की बात मत करो। अरे खुद को पेट में 10 किलो का पत्थर बांध कर काम करना पड़े ना, तब पता चलेगा। अरे यार, तुम तो ज्यादा ही इमोशनल हो जाते हो। दुनिया भर में सबके बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन नखरे तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे दुनिया के एकमात्र इंसान हो जो बच्चा पैदा कर रहा है।
सिद्धांत को वो सारे पेन, वो सारी परेशानियां होती है जो एक गर्भवती महिला महसूस करती है। एक दिन पड़ोस का आदमी, अरे भगवान का शुक्र मनाओ कि बच्चा नॉर्मल हो गया। साइंस के अनुसार एक बच्चे को पैदा करने का दर्द उतना ही होता है जितना हड्डी के टूटने का। हे भगवान, मैं ये दर्द कैसे सहूंगा? मुझे तो छोटी सी चोट से भी डर लगता है। तभी वहां रिद्धि आ जाती है। अरे कैसी बात कर रहे हो? तभी तो कह रही हूँ, खूब शारीरिक काम करो, तभी तो जाकर बच्चा पैदा करने में आसानी होगी। और इसीलिए तो कहती रहती हूँ कि मेरे नहाने के पानी की बाल्टी को वॉशरूम में रख दिया करो। सिद्धांत बेचारा करता भी तो क्या, जब बीवी समझने को राजी ही नहीं। सिद्धांत पानी की बाल्टी उठाकर जैसे ही वॉशरूम में रखता है, उसके पेट में दर्द होने लगता है। हे भगवान, मर गया रे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। भगवान, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? सिद्धांत रोने लगता है कि तभी वहां नर्स आ जाती है। ए, रो क्यों रहे हो? तुम्हारा बच्चा ठीक है। भला कोई आदमी प्रेगनेंसी में अपनी बीवी से बाल्टी उठवाता है क्या? सिद्धांत की नींद खुलती है तो पता चलता है कि वो तो सपना ही था। वो भागकर रिद्धि के कमरे में जाता है। रिद्धि, रिद्धि, मुझे माफ कर दे। पति होने के नाते मेरा कर्तव्य था कि मैं तुम्हारा और अपने बच्चे का ख्याल रखूं। घर चलो, अब मैं आज से तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। मैं समझ चुका हूं कि बच्चा पैदा करना बच्चों का खेल नहीं। रील्स वाली बहू। प्रज्ञा को रील्स बनाने का बड़ा ही क्रेज है और वो दिन भर रील्स बनाती रहती है। खाते पीते घूमते फिरते, घर में कॉलेज में। रील्स बनाने के कारण प्रज्ञा पूरे कॉलेज में हाईलाइटेड है। जहां उसकी रील्स सभी को पसंद आते हैं, वहीं मनीषा चिंता में डूबी रहती है। एक रोज जब खाते हुए प्रज्ञा रील्स बना रही होती है, तब मनीषा कहती है, एक मिनट भी चैन नहीं है इस लड़की को। ये नहीं कि खाना तो आराम से खा ले, लेकिन नहीं, अरे थोड़ी देर रील्स नहीं बनाओगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अरे मम्मी, इसी को तो कहते हैं डिटर्मिनेशन। तुम नहीं समझोगी ये सब। भगवान, इस लड़की को सद्बुद्धि दे। जब देखो तब टेढ़ा बाका मुंह बनाती रहती है। मनीषा की बात का प्रज्ञा पर जरा भी असर नहीं होता और वो खाते खाते रील्स बनाती रहती है। दिन बीतने लगते हैं और देखते देखते प्रज्ञा का कॉलेज भी खत्म हो जाता है। आए दिन कोई ना कोई मनीषा को प्रज्ञा की शादी करवाने का सुझाव दे जाता है। सब ठीक ही कहते हैं, प्रज्ञा की शादी कर देनी चाहिए। अपने घर के काम काज में व्यस्त हो जाएगी तो खुद ही ये रील्स और नाच गाना बंद हो जाएगा। मनीषा और प्रेम प्रज्ञा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लगते हैं और तभी विकी का रिश्ता प्रज्ञा के लिए आता है, जिसने प्रज्ञा को उसकी रील्स देखकर पसंद कर लिया था। अगले दिन विकी अपने माता पिता के साथ प्रज्ञा के घर पहुंच जाता है और प्रज्ञा साड़ी पहने, हाथों में चाय की ट्रे लिए उनके सामने आती है। जब विकी को पसंद है तो हमें भी बहू पसंद है। बहन जी, आप बारात की तैयारी कीजिए। एक बार लड़का लड़की अकेले में बात कर ले तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मनीषा विकी को प्रज्ञा के कमरे में भेजती है, जहां प्रज्ञा पहले से ही रील्स बना रही होती है। तभी विकी कहता है, आ गए आपके साजन जी। हमारे साथ ये रील्स कंप्लीट करती तो और भी अच्छा रहता। अच्छा जी, अब आ ही गए हैं तो बना ही लेती हूँ आपके साथ। दोनों मिलकर रील्स बनाते हैं। जब वी मीट और तुरंत पोस्ट भी कर देते हैं। फिर विकी कहता है, जब आप साड़ी में चाय लेकर आई तब मुझे लगा कि कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया। अब सही है। दोनों की शादी पक्की हो जाती है और शादी के दिन भी प्रज्ञा रील्स बनाने से चूकती नहीं। यहाँ तक कि बारात के समय भी नाचते हुए रील्स बनाती है। सभी लोग प्रज्ञा की तारीफ के पुल बांध देते हैं और प्रज्ञा नाचती गाती अपने ससुराल चली जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। प्रज्ञा यहाँ भी दिन भर हर चीज की रील्स बनाती रहती है।
लेकिन कुछ दिनों के बाद जब सुनीता कहती है, बहू, ये रील्स के साथ साथ कुछ काम भी कर लिया करो। वैसे तुझे और क्या क्या बनाना आता है? मम्मी जी वैसे तो सब कहते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मैगी अच्छा बना लेती हूँ, हाँ कॉफी भी अच्छा बना लेती हूँ, और मुंह तो सबसे अच्छा बना लेती हूँ। हैं? अच्छा अच्छा। सुनीता अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, बहू, कुछ खाना बनाना भी सीख लेती। मम्मी जी मैं लंबी प्लानिंग कर रही हूँ, जल्दी ही मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी कि मुझे पैसे मिलने लगेंगे। हम दोनों सास बहू राज करेंगे, राज ना कर काम करेंगी, और लोगों की तो लाइन लगेगी हमसे मिलने के लिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन इस तरह घर नहीं चलते। जितना जल्दी हो इस घर के तौर तरीकों को सीख लो। प्रज्ञा मुंह घुमाकर चली जाती है और तुरंत उसी वक्त एक रील बनाती है। ये देख सुनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और विक्की के घर आती ही सुनीता उसे सब कुछ बताती है। विक्की भी अब प्रज्ञा की इन हरकतों से परेशान हो जाता है। तुम टेंशन मत लो मम्मा, मैं देख लूंगा। विक्की कमरे में जाता है तो देखता है कि प्रज्ञा रील्स बना रही है। विक्की बड़े ही प्यार से प्रज्ञा से कहता है, प्रज्ञा, इन सब के लिए मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हर वक्त तो ये अच्छा नहीं लगता ना। समझने की कोशिश करो, मुझे भी तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए। मैं जब ऑफिस से आता हूँ तुम मुझे समय देने की जगह इसी में लगे रहते हो। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो, तुम भी मेरे साथ रील्स बनाओ ना, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें इज्जत से कोई बात समझ में नहीं आती क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा इस चकाचौंध से। अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। तुम ही रिश्ता लेकर आए थे, मुझे लड़कों की कमी नहीं थी और ना आज है। विक्की दरवाजा पटक कर चला जाता है। धीरे धीरे विक्की प्रज्ञा से दूर होता जाता है। एक रोज मनीषा प्रज्ञा के ससुराल उससे मिलने जाती है। तब सुनीता उससे कहती है, बहन जी, अब आई हैं तो कुछ दिन यहाँ रहकर जाइएगा, आप ही का घर है। हाँ मम्मी, बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ एक भी रील नहीं बनाई मैंने। प्रज्ञा तुरंत अपने फोन में रील्स ऑन कर लेती है। ये सब मुझसे नहीं होता। तेरा ये भूत अभी तक नहीं उतरा क्या? बहन जी, आप कुछ कहती नहीं क्या इसे? जब आप ही कुछ नहीं कर पाई तो मैं कर ही क्या सकती हूँ। सास तो वैसे ही बदनाम है। शाम को घर की लाइट चली जाती है और मनीषा प्रज्ञा से कहती है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, तू लाइट का कुछ इंतजाम करना बेटा। अच्छा, कैंडल जला देती हूँ मम्मा। प्रज्ञा गाते हुए कैंडल जलाती है और खिड़की के पर्दे के पास रख देती है। मनीषा, जिसे बहुत दर्द हो रहा है, वो सो जाती है और प्रज्ञा हमेशा की तरह अपने रील्स में लग जाती है। उधर कैंडल की वजह से पर्दा आग पकड़ लेता है और मनीषा के कमरे में आग लग जाती है। बचाओ, कोई है, बचाओ। सभी भागते हैं और विक्की कमरे की आग बुझाने में लग जाता है, लेकिन तब तक मनीषा आधी जल चुकी थी। मनीषा की हालत देख प्रज्ञा रोने लगती है। विक्की मनीषा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और उसे एडमिट कराता है। विक्की प्रज्ञा से कहता है, देख लिया ना, तुम्हारे इस नाच गाने की वजह से आज तुम्हारी माँ की जान जाते जाते रह गई। अब पता नहीं तुम और क्या चाहती हो। उधर डॉक्टर कहते हैं, इनकी हालत बहुत नाजुक है, आधे से ज्यादा जल चुकी है। प्रज्ञा रोती हुई मंदिर में जाती है और भगवान के आगे जाकर कहती है, भगवान मेरी माँ को ठीक कर दो, मैं कसम खाती हूँ हाथ से ये रील्स बनाना छोड़ दूंगी, बस मुझे मेरी माँ वापस मिल जाए। 2 दिन बीत जाते हैं और मनीषा खतरे से बाहर आ जाती है। पेशेंट अब ठीक है, आप लोग उनसे मिल सकते हो। सब कोई मनीषा से मिलता है और प्रज्ञा सबके सामने अपना फोन तोड़ देती है। मुझे माफ कर दो मम्मा, मैंने तुम लोगों की बातों को नजरअंदाज किया। बेटा, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खराब है। मैंने तुम्हें रील्स बनाने से कभी मना नहीं किया, लेकिन हर वक्त एक ही चीज तो सही नहीं है। मैं समझ गई हूँ मम्मा, आई एम सॉरी।
प्रज्ञा उस दिन से रील्स बनाना छोड़ देती है और पूरी तरह से अपने घर में लग जाती है।